is tuberculosis, which is also known as simply TB. ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को हम सिंपली टीबी भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में लेके इट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया विच प्राइमरीली अफेक्ट द लंग्स। ट्यूबरकुलोसिस वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से लगती है और ये मोस्ट लाइकली प्राइमरीली कहाँ को इफेक्ट करती है, लंग्स को। ठीक है, सो एन इन्फेक्शियस disease, an infectious disease caused by bacteria which primarily affect the lungs। ट्यूबरकुलोसिस में ज़रूरी नहीं है कि 100% ऑल द टाइम लंग्स ही अफेक्ट होती है, इट कैन अफेक्ट एनी अदर ऑर्गन्स टू, लेकिन मोस्ट लाइकली किसको अफेक्ट करती है, लंग्स को अफेक्ट करती है। तो 90% ऑफ द केसेस में ट्यूबरकुलोसिस के अंदर लंग्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन कभी कभार टीबी के अंदर अदर देन लंग्स भी ऑर्गन इफेक्ट हो सकती है, जैसे कि बोन्स इफेक्ट हो सकती है। हम लोग कहते हैं ना कि हड्डियों की टीबी, कुछ होती है ना आंतों की टीबी, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस होता है। TB can affect intestine, TB can affect brain meninges, TB can affect lymph nodes, even TB can affect vertebrae। तो इसका मतलब ये है कि ट्यूबरकुलोसिस कैन बी सीन अदर देन लंग्स आल्सो, लेकिन 90% इट कैन अफेक्ट लंग्स। इसका लेके काजेटिव एजेंट, काजेटिव ये तो पता चल गया कि इट इज़ वन ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज, लेकिन विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू काज ट्यूबरकुलोसिस? द आंसर इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से टीबी हो सकती है, माइकोबैक्टीरियम, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक साल आप लोग यकीन नहीं करेंगे, दिस इज वन ऑफ द MCQs क्वेश्चन इन द PMDC एग्जाम। लोग कहते हैं कि ये तो बहुत आसान है, कभी कभार आसान क्वेश्चन भी विल बी द पार्ट ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो ये आसान चीज़ें जो है ना आप लोग इग्नोर ना करें, कभी कभार ये एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं। उसमें सिंपली आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काजेटिव एजेंट फॉर टीबी? आंसर इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से इंसान को क्या हो सकती है, टीबी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस। इसका लेके ट्रांसमिशन रूट, ट्रांसमिशन रूट के ट्यूबरकुलोसिस एक दूसरे से कैसे लग सकती है? एक तो पहले ये है ना कि वो डिजीज़ जो एक दूसरे की कंटेक्ट से लग सकती है, लोगों से दूसरे लोगों में लग सकती है, उसको हम कंटाजियस डिजीज़ कहते हैं। कंटेक्ट के ज़रिए मतलब वो डिजीज़ जो लोगों के साथ बैठकर एक दूसरे को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको हम कंटाजियस डिजीज़ कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज़ हाईली ट्रांसमिसिबल डिजीज़ दैट कैन अफेक्ट वन पर्सन टू अनदर। कहते हैं कि जिस इंसान को टीबी होना, उसके साथ आप लोग बैठने में फासला रखें, अगर उन लोगों के साथ हम क्लोज कांटेक्ट में बैठेंगे तो हमें भी ये हादसा है, हमें भी ये डर है कि हमें क्या लग जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। ठीक है ना, इसलिए टीबी कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बैक्टीरिया, इसकी जो ट्रांसमिशन रूट है ना, इसकी जो ट्रांसमिशन रास्ता है एक दूसरे से, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो लेकिन इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट रूट्स। ड्रॉपलेट्स फॉर एग्जांपल इस किस में कफ के दौरान हो सकती है कि नहीं, कफ, स्नीजिंग, कभी कभार और इवन टॉकिंग। लोग जब बातें करते हैं तो दे कैन स्पेल सम ड्रॉपलेट्स, मतलब टॉकिंग के दौरान, बातों के दौरान, कुछ लोग जब कांसते हैं, कांसी के दौरान या स्नीजिंग के दौरान जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना, इस तरह पानी के जो कतरे निकलते हैं, कभी कभार उसके अंदर ये ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया होती है। अगर ये दूसरे बंदे में आ जाए तो फिर उसमें भी जाकर टीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेकिंग द हैंड, हगिंग ईच अदर। मतलब हग के साथ या शेकिंग द हैंड के साथ टीबी ट्रांसमिट नहीं हो सकती,
लेकिन अगर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ बहुत करीब बैठा है, वो इसके सामने कांसी करे या स्नीजिंग करे या इवन टॉकिंग करे, और इससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना, अगर वो दूसरे बंदे में चले जाए तो उसके अंदर बैक्टीरिया जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि वो डिजीज़ या वो बैक्टीरिया जिसकी ट्रांसमिशन रूट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो, तो ड्रॉपलेट सबसे पहले किस पार्ट को इफेक्ट करेगी? लंग्स को, क्योंकि हम माउथ के ज़रिए या नोज़ के ज़रिए रिसीव करेंगे, और माउथ और नोज़ का कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ होता है? लंग्स के साथ। तो ये क्वेश्चन याद रखें कि टीबी के अंदर प्राइमरीली जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो लंग्स होते हैं। द रीज़न इज़ किस बैक्टीरिया की जो ट्रांसमिशन रूट है वो रेस्पिरेटरी रूट है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इसलिए प्राइमरीली टीबी के अंदर कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा? लंग्स। ठीक है, चांसेस ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, चांसेस ऑफ transmissibility, chances of transmissibility is depend upon the load of bacteria, in droplet and distance between in close contact। कहते कि लोग जितना क्लोज कांटेक्ट के साथ रहेंगे, जितना लोगों के दरमियान फासला कम होगा, और दूसरा बंदा जब स्नीज करेगा तो उसके अंदर जो ड्रॉपलेट है ना, उसके अंदर बैक्टीरियल लोड पे डिपेंड करता है। अगर एक बंदा है उसको टीबी है लेकिन माइल्ड ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो अगर दूसरे को ड्रॉपलेट देगा भी तो इसके अंदर बैक्टीरियल लोड क्या होगा? वो कम होगा। लेकिन अगर एक बंदे को टीबी है लेकिन वो सीवियरली इल है, तो वो जब स्नीज करेगा या कफ करेगा, उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होंगे उसमें बैक्टीरिया की लोड क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। तो जितना उस ड्रॉपलेट के अंदर बैक्टीरिया लोड मीन बैक्टीरिया ज़्यादा होगी, उतना दूसरे के अंदर ट्रांसमिसिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होगी। अब मैं कहता हूँ जनाब एक बंदा है, दो बंदों में टीबी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज पर्सन ए एंड पर्सन बी, इन दोनों बंदों में क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन दिस इज़ द केस ऑफ माइल्ड टीबी, और ये क्या है? सीवियर टीबी है। माइल्ड टीबी कभी कभार फॉर एग्जांपल बहुत देखिए, कभी कभार क्या होता है, अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में आ जाए तो लंग्स के अंदर अल्लाह ताला ने मैक्रोफेजेस रखे हैं, वो मैक्रोफेजेस पहली कोशिश करते हैं कि हम इस बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट कर सकें। दोज मैक्रोफेजेस विच विल प्रिवेंट दिस बैक्टीरिया फॉर इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलर मैक्रोफेज। लंग्स के अंदर कौन से मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं? एल्वियोलर मैक्रोफेज। मैक्रोफेज इज गुड और बैड? It is good for the body. Macrophage will fight for the body to prevent us from infection. तो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? वो इस बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिवेट हो जाते हैं और इस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो फिर मैक्रोफेजेस इस पर हावी हो जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया स्टिल इन द लंग्स होता है लेकिन ये डैमेज करने की सलाहियत तो नहीं रखती। तो उस केस के अंदर हम उस टीबी को क्या कहते हैं? हिडन टीबी या लेटेंट टीबी उसको कहते हैं। अभी हम वो पढ़ेंगे। लेटेंट टीबी का मतलब ये है कि ट्यूबरकुलोसिस इज देयर, बैक्टीरिया इज देयर इन द लंग, बट द पेशेंट स्टिल हैव अ गुड इम्यून रिस्पांस, तो देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ टीबी। इस पेशेंट में सिम्टम्स नहीं होंगे। और ये बंदा अगर स्नीज भी करेगा, ये कफ भी करेगा, अगर उससे ड्रॉपलेट निकल भी जाए तो उसके अंदर टीबी एब्सेंट होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया किसके अंदर अभी फंसी हुई है? मैक्रोफेज के अंदर। मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया को हक कर देते हैं और वो चाहते हैं कि बैक्टीरिया हम रिप्लिकेट होने से प्रिवेंट कर सके। तो जो लोग लेटेंट टीबी के पेशेंट्स होते हैं या टीबी के पेशेंट होते हैं, तो अगर वो स्नीज भी करे, कफ भी करे, उससे ट्रांसमिसिबिलिटी की रेशो 0 होती है। लेकिन अगर वो मैक्रोफेज टीबी बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने में कमज़ोर पड़ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लंग्स के अंदर डैमेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और पेशेंट पे सिम्टम्स अपेयर आना शुरू हो जाते हैं। तो उस केस में फिर पेशेंट अगर स्नीज करे या कफ करे तो वो दूसरे बंदे को टीबी दे सकता है। द टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन विच द पेशेंट इज एबल टू ट्रांसमिट द टीबी टू अदर, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर पेट के अंदर ये बैक्टीरिया है लंग्स में, लेकिन स्टिल और इम्यून रिस्पांस इज गुड,
एंड द पेशेंट इज नॉट एबल टू ट्रांसमिट टीबी, वो हिडन ट्यूबरकुलोसिस है, छुपा हुआ ट्यूबरकुलोसिस या लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन अगर मैक्रोफेज टीबी के खिलाफ फाइट करने में फेल हो जाते हैं एंड पेशेंट कैन एबल टू ट्रांसमिट दैट इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज नोन एज अ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। फिर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में ये डिपेंड करता है कि माइल्ड एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है या सीवियर एक्टिव है। तो मैं यहाँ पे जो माइल्ड और एक्टिव की बात कर रहा हूँ, ये दोनों जो है ना क्या है, ये एक्टिव कंडीशन है। लेकिन अगर ये स्नीज करे तो इसके अंदर जो बैक्टीरियल लोड होगा वो ज़्यादा होगा कि कम? बैक्टीरियल लोड इज डिक्रीज या लो, लेकिन इसमें बैक्टीरियल लोड क्या होगा, वो हाई होगा। तो जितना बैक्टीरियल लोड ये हम स्नीजिंग के दौरान दूसरे को ज़्यादा देंगे और जितना वो बंदा ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट के साथ बैठा होगा तो उसमें बैक्टीरियल लोड जाने की चांसेस ज़्यादा होगी उस बंदे की कंपैरिजन में जिसको वो कौन सा टीबी बैक्टीरियल लोड भी कम मिले और उसका फासला भी दूसरे बंदे से ज़्यादा हो। तो हम कहते हैं कि एक दूसरे से जो टीबी लगने की चांसेस है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। या तो इस पे डिपेंड करती है कि वो बंदा आपके साथ कितने फासले पे बैठा है। मोर द क्लोजर कांटेक्ट मोर विल बी द रिस्क ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ टीबी। और दूसरी बात यह है कि क्लोज कांटेक्ट के साथ साथ बैक्टीरियल लोड पे भी डिपेंड करता है। जितना बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होगा उतना टीबी की ट्रांसमिसिबिलिटी चांसेस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रख लेनी है। ठीक है जी। हिडन मैक्रोफेजेस, अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया चाहती है कि भाई असल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इर्द गिर्द एक लेयर होता है विच कंटेन लिपिड्स, दोज लिपिड्स आर नोन एज माइकोलिक एसिड्स। सुन क्या कहते हैं? माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड विल प्रिवेंट मैक्रोफेज फाइट। मैक्रोफेज तो चाहते हैं कि मैं उसको ख़त्म करूँ, तो जिस बंदे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है वो तो ख़त्म हो जाती है, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती है, बंदे को पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर फिर भी मैक्रोफेज और बैक्टीरिया के दरमियान वो झगड़ा मेंटेन रहा और एक वक्त आ जाए जहाँ पे मैक्रोफेज फाइट करने पे फेल हो जाते हैं तो बंदे पे फिर टीबी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट मैक्रोफेज विल ट्राई टू क्लियर दैट बैक्टीरिया। ठीक है, गुड द इम्यूनिटी there will be more chance that macrophage will clear that bacteria and prevent the damage in lungs and we will have no TB symptoms. ठीक है जी। ओके, गुड क्वेश्चन टू आस्क। ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे हम हिडन बैक्टीरिया मालूम कर सके। वी हैव अ टेस्ट विच इज नोन एज स्क्रीन टेस्ट एंड दैट इज नोन एज मॉन्टोस टेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं? मॉन्टोस टेस्ट कहते हैं, या इसको हम PPD कहते हैं, प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव टेस्ट, या इसको हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कहते हैं। हम स्किन के अंदर जो है ना 5 मिलीमीटर के बराबर ml के बराबर हम ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करते हैं और वहाँ पे एक सर्कल डालते हैं। उस सर्कल को हम 48 घंटे के बाद देखते हैं। जहाँ पे हमने ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन में दिया है ना बंदे को, और वो सर्कल जहाँ पे हमने इंजेक्शन दी है, अगर 48 घंटे के बाद वो एरिया सख्त हो जाए, हार्ड हो जाए, अगर आप उसको फील करें स्किन क्या हो चुका है, सख्त हार्ड हो चुका है और वो रेड बन चुका है, इसका मतलब द पेशेंट प्रीवियसली इन्वॉल्व विद टीबी विच इज हिडन फॉर्म। तो हिडन फॉर्म को देखने के लिए हम सेंसिटिव टेस्ट कराते हैं। और कभी कभार लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर है, लो ग्रेड फीवर है, जब मैं रात को सोता हूँ मुझे रात के वक्त पसीने आते हैं, इसको हम कहते हैं स्वेटिंग ड्यूरिंग द नाइट। और साथ साथ में बंदा ये कह रहा है कि मुझे पिछले 1-2 महीनों से लग रहा है कि मेरे वज़न में कमी आ रही है। तो ये 3 चीज़ें जब हम सुनते हैं तो हम एक चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते हैं, और चेस्ट एक्सरे के अंदर कुछ जो लीजन हमें मिलती है, इट विल गिव यू द डायग्नोसिस दैट देयर इज बैक्टीरिया बट स्टिल द पेशेंट डू नॉट हैव दैट मच डैमेज। ठीक है, तो ये हम मालूम करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। कफ ज़रूर होते हैं, एनी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम के अंदर कफ होती है। ठीक है, हिडन एक्टिव और लेटेंट दोनों में कफ। एनीथिंग विच विल ट्राई टू डैमेज द लंग इट विल लीड्स टू कफ। कफ इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। कोई भी चीज़ अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर आ जाए, ये लंग्स को डैमेज करे तो आप पर कफ लग जाती है। कफ का मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। कभी कभार जो अगर बैक्टीरिया या कोई फॉरेन बॉडी अंदर को जाए ना, या अंदर को जाने की कोशिश करे, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कफ करते हैं, ताकि वट एवर द थिंग इज गोइंग टू एंटर इन द लंग्स दैट इज डैमेजेबल, तो हम चाहते हैं कि हम उसको कफ के जरिए बाहर निकालें। एक तो कफ की कोशिश ये होती है कि जो भी चीज़ जो लंग्स को नहीं चाहिए उसको हम बाहर निकालें, या कभी कभार जब डैमेज हो भी जाता है फिर भी
सिम्टम कफ आता है, कफ इसलिए होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू हैव टू डू समथिंग ऑन द टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ कफ इज़ अ गुड थिंग, you do not need sometime want to suppress the cough, but we want to define and we want to know the cause of cough, कि why there is cough, ठीक है। तो cough is a symptom, it is not a disease, ये symptom है, ये disease नहीं है। नेक्स्ट ये लिखे, तो हम टीबी से, अगर एक बंदा टीबी का है दूसरा बंदा भी टीबी का है और वो दोनों एक ही घर के अंदर रहते हैं, इसलिए कहते हैं कंजस्टेड फैमिलीज, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंजस्टेड फैमिली वो होते हैं कि जो 2 रूम के अंदर 15-20 लोग रहते हैं, मतलब लेस एरिया में ज़्यादा लोगों का रहना, इट इज़ कॉल्ड कंजस्टेड फैमिलीज। तो कंजस्टेड फैमिली में अगर एक बंदे को टीबी है तो वो दूसरों बंदों को टीबी देने के चांसेस ज़्यादा रखता है। तो मोर द कंजस्टेड फैमिली मोर विल बी द चांसेस ऑफ टीबी ट्रांसमिशन। इसलिए टीबी का जब भी पेशेंट आते हैं ना पाकिस्तान में, डॉक्टर उन लोगों से ये सवाल करते हैं कि आप लोग घर में कितने अफराद रहते हैं, ठीक है, और फिर उतने अफराद के लिए घर में कितने रूम्स अवेलेबल हैं। तो जितने रूम्स कम होंगे, लोगों की जो है ना पॉपुलेशन ज़्यादा होगी रहने की, उतना टीबी ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो कंजस्टेड फैमिली इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर टू ट्रांसमिट टीबी फ्रॉम वन पर्सन टू अदर्स पीपल, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अगर टीबी पेशेंट के पास आप लोगों का रहना सहना भी पड़ गया, या ऑफिस के अंदर कोई बंदा है उसको टीबी है, या कोई कुलीग है उसको टीबी है, या कोई क्लासमेट है उसको टीबी है, लेकिन उसके साथ आपने डेली बेसिस पे उठना बैठना भी है, ये भी आपने करना है, तो कोशिश करें कि आप उसको 2 चीज़ें बताएं कि वेन एवर यू वांट टू स्नीज और कफ, ट्राई टू वेयर फेस मास्क। आप क्या पहना है? फेस मास्क। अगर वो नहीं है तो जिन लोगों को स्नीजिंग या फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह कफ की सिम्टम्स आ भी जाती है, उसको कहो कि अपने एल्बो को फ्लेक्स करो एंड पुट योर नोज इन दैट एल्बो एंड स्नीज एंड कफ। तो इसलिए हम इस एल्बो को इस तरह फ्लेक्स करते हैं और अपनी जो है ना नाक इस एल्बो के अंदर ही इस तरह रखते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं? स्नीज करते हैं। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेथड्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस to decrease the transmission from one person to another. Like a clinical features, if TB can got into someone, what will be the different clinical features? Number 1 is TB के अंदर low grade fever, the patient will also complain lethargy सुस्ती and थकावट fatigability fatigue, ठीक है। So low grade fever, lethargy and fatigue. There will be cough. Sometimes the cough is so severe that the patient will also complain that whenever he or she cough, there is some bleeding spots in the cough. So there will be occasionally hemoptysis. Occasionally का मतलब ये है कि वक्त के मुताबिक, not usually, occasionally कभी कभार इतना सीवियर कफ होता है कि लोगों को फिर कफ के अंदर क्या जाता है? ब्लड। सो देयर विल बी ओकेजनली हीमोप्टाइसिस, ओकेजनली हीमोप्टाइसिस। ब्लड क्यों आता है? अगर फॉर एग्जांपल बंदे को सीवियरली एल्वियोलर डैमेज है तो इतना ज़ोर से कफ करेगा कि लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे वेसल्स है दे बिकम टियर अप, और उन छोटे वेसल से ब्लीडिंग के स्पॉट्स निकल आते हैं। और कभी कभार जोर की वजह से जो रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज है या वेसल है उसकी भी टीयरिंग चांसेस ज़्यादा होती है। सो देयर विल बी कफ। तो कफ के साथ ब्लड का आना टीबी के अंदर, इट शोज द सिवियरिटी ऑफ कफ। ये क्या शो करता है? सिवियरिटी ऑफ द कफ। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, द पेशेंट विल हैव नॉक्टर्नल स्वेटिंग। पेशेंट को क्या होगा? नॉक्टर्नल स्वेटिंग स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट, मतलब sweating during the night. This is the most common symptoms in tuberculosis. Sweating during night. ये भी पॉइंट याद रख लेना है। इन लोगों को जनाब स्वेटिंग होती है ड्यूरिंग द नाइट। और 4th नंबर आप लोग याद रखें, these people also have a history of weight loss, क्योंकि tuberculosis is a chronic infection। तो इसलिए इन लोगों में वेट लॉस भी जो है ना होती है। वेट लॉस मतलब ये लोग खुद बताएंगे कि विद द टाइम इन लोगों को इस तरह फील होता है कि इन लोगों की अब जो है ना वजन विद द टाइम क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। वेट लॉस के साथ साथ
टीबी कैन अफेक्ट लिम्फ नोड्स, जो नियर बाई लिम्फ नोड है ना उसके अंदर भी टीबी जा सकती है। सो व्हेन लोग कहते हैं यहाँ पे उन लोगों को गिल्टी फील होती है, गिल्टी आई मीन लिम्फ नोड बिकम पल्पेबल, तो हम कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी, या फॉर एग्जाम्पल पल्पेबल लिम्फ नोड, पल्पेबल lymph node। लेकिन the question to be remember, I told you in hematology also कि when we palpate the lymph node in a TB patient, it is painless lymph adenopathy, क्योंकि कोई भी chronic condition में जब lymph node involved होती है वो क्या होती है, वो painless होती है। So there will be painless lymph adenopathy, usually ये painless होती है, क्योंकि painful condition जब भी lymph node के अंदर आता है it shows some acute recent infection। लेकिन वट एवर द लिम्फ एडिनोपैथी दैट इज मोस्ट लाइकली सीन इन टीबी पेशेंट, इट इज अ पेनलेस। यहाँ पे आप लोग एक नोट लेके, नोट अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ कंजस्टेड फैमिली, कंजस्टेड फैमिली का मीनिंग बताया है कि वो फैमिली जिसमें कम जगह पर ज्यादा लोग रहते हो उसको क्या कहते हैं, कंजस्टेड फैमिली। A patient with a history of congested family develop severe cough, night sweat and weight loss। ये तीन चीजें याद रखें। देखिए अगर एक बंदे को कफ भी है, नाइट स्वेट भी है और वेट लॉस भी है, तो इसका मतलब यह है कि ये ट्राइएड टीबी के लिए तब ज्यादा सपोर्टेबल होगा व्हेन द पेशेंट हैव आल्सो अ हिस्ट्री ऑफ कंजस्टेड फैमिली। तो देख ये तीन चीजें तो आप लोगों के जहन में आती है कि भाई ये टीबी भी हो सकती है और वेट लॉस, सीवियर कफ फॉर द लॉन्ग रन, ये तो भाई लंग कैंसर भी हो सकता है, कोई भी क्रोनिक लंग डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इन तीनों सिम्टम्स के साथ कंजस्टेड फैमिली की भी जिक्र हो तो फिर ये मोस्ट लाइकली किसको सपोर्ट करेगी, टीबी को सपोर्ट करेगी। तो मोस्ट लाइकली हम ट्यूबरकुलोसिस, एंड दिस ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट लाइकली अफेक्ट द लंग। तो परफेक्टली मोर स्पेसिफिकली if the patient have respiratory symptom with TB, that is called pulmonary tuberculosis। इसको हम क्या कहते हैं, pulmonary TB, मतलब वो TB जिसके अंदर प्राइमरीली क्या इफेक्ट है, लंग्स, तो उसको हम कौन सी TB कहते हैं, pulmonary tuberculosis। लेकिन TB होने पर तो इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, TB वर्टेब्रास को भी हो सकती है, TB ब्रेन को भी हो सकती है, लेकिन इंटेस्टाइन, ब्रेन ये लंग्स के अंदर आते हैं या लंग्स के बाहर हैं। So if TB occurring to anywhere except lung, they are called extrapulmonary tuberculosis। इसको हम क्या कहते हैं, extrapulmonary, other than lungs। But if the TB primarily affect the lung, it is known as pulmonary tuberculosis। लेकिन इस infection की जो transmission route है वो respiratory है, तो most likely इसलिए जो TB है उसके अंदर primarily effect किसको होगी, lungs को होगी। अब लिखे types, कि what are the types of TB। टीबी के टाइप्स लेके, टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ओके, पहले क्लास में हम ये बताते हैं टीबी में भी पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और इट में भी एक्स्ट्रा pulmonary tuberculosis, extra pulmonary tuberculosis। तो ये तो आप लोगों को पता है, the TB which primarily affect lungs, they are considered as a pulmonary TB। और जो other than lungs affect करे, other than lungs, अब आप लोग को शॉर्ट लिखवाता हूँ क्योंकि मीनिंग आप लोग को पता है। द टीबी विच कैन अफेक्ट अदर देन लंग्स, दे आर नोन एज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इट इज सीन इन 90 to 95% ऑफ द केसेस। 90 to 95% ऑफ द टीबी इज कंसिडर्ड एज अ पल्मोनरी टीबी। लेकिन ये जनाब 5 से लेके 10% केसेस में मिलता है। 5 to 10% केसेस आ रहा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंदर इंटेस्टाइन आ सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन
फॉर एग्जाम्पल You are currently the lymph only person in nodes, this conference. और फॉर एग्जाम्पल बोन्स, ठीक है, brain meninges, covering of the brain is called a meninges, and vertebrae. So these are the areas where they can also affect in tuberculosis. और इन सब को हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इन सब में से जो MCQs है ना, वो वर्टेब्रास के बारे में कहते हैं कि अगर ट्यूबरकुलोसिस किसको हो जाए? वर्टेब्रा। इफ द पेशेंट हैव बैक पेन, क्योंकि वर्टेब्रास आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड, अगर किसी को बैक पेन हो और उस बैक पेन की वजह से उसका वजन घटता जा रहा हो, कम होता जा रहा हो, और फिर बाद में हम उसकी एनालिसिस करें, टेस्टिंग करें और उसमें TB आ जाए, तो याद रखें व्हेनेवर ट्यूबरकुलोसिस कैन अफेक्ट वर्टेब्रा, दैट TB इज नोन एज पोर्ट्स डिजीज। ये MCQs आता है कि व्हाट इज मीन बाय पोर्ट्स डिजीज। पोर्ट्स डिजीज इज नथिंग बट इट इज द ट्यूबरकुलोसिस ऑफ वर्टेब्रास। कहते हैं कि जब वर्टेब्रास को TB हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पोर्ट्स डिजीज कहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ड्यूडिनम, इसके बाद जियोजुनम और फिर इलियम। फिर इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है और उसका पहला पार्ट क्या होता है? सीकम। तो हम कहते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है शाबाश, इसका आखिरी पार्ट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? इलियम। ये इलियम है, तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा तो ये क्या है? ये सीकम है। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इलियोसीकल जंक्शन, इस तरह कहते हैं ना, इलियोसीकल जंक्शन या इलियोसीकल वाल्व कहते हैं, इस तरह है। देखिए इलियोसीकल जंक्शन या इलियोसीकल वाल्व, इट इज द जंक्शन बिटवीन इलियम एंड सीकम। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। दिस पार्ट इज वेरी कॉमनली अफेक्टेड बाय द TB व्हेन इट इज अकरिंग टू द इंटेस्टाइन। तो क्वेश्चन ये है कि इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व या अफेक्ट इलियोसीकल वाल्व। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के अंदर मोस्ट लाइकली कौन सी एरिया इफेक्ट होती है? इलियोसीकल वाल्व। लेकिन अगर TB वर्टेब्रास को हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पोर्ट्स डिजीज कहते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट 2 टाइप्स और हम पढ़ते हैं। देखिए ये जो है ना, ये पहले जो मैंने 2 टाइप्स पढ़े हैं, आप लोग इसको ऊपर ये भी लिख सकते हैं, दिस इज द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ TB डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन इन्वॉल्व, कि कौन सी ऑर्गन इन्वॉल्व है, लंग्स है या अदर देन लंग। तो अगर लंग्स है तो पल्मोनरी TB है, अगर अदर देन लंग्स है तो फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है। क्लियर है? और ये भी पता चला कि 90 to 95% लंग्स इफेक्ट क्यों होते हैं? द रीजन इज द ट्रांसमिशन रूट ऑफ दिस बैक्टीरिया इज अ रेस्पिरेटरी, तो इसलिए ये लंग्स को पहले इफेक्ट करती है। फिर ओके, लंग्स अफेक्ट होंगे तो बैक्टीरिया विल बी स्टे अप टू द लंग्स ब्रेन। इफेक्ट होने के बाद वो कोशिश करती है कि बैक्टीरिया लंग्स के अंदर ही रहे, ठीक है, और वो बाहर ना निकले। लेकिन रियरली अगर लंग से बैक्टीरिया लीक करके अदर एरिया में जाए, then pulmonary tuberculosis may be complicated as extra pulmonary tuberculosis। तो हम कहते हैं कि extra pulmonary tuberculosis in a rare condition may be is a complication of pulmonary tuberculosis, ठीक है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी से पल्मोनरी में भी आ सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी रेयरली। लेकिन प्राइमरीली ये अलग होता है, ये अलग होता है, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लिकेशन भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट एक और याद रखें कि स्ट्रेक एरोब्स किसको कहते हैं? स्ट्रेक एरोब। स्ट्रेक एरोब्स आर दोज बैक्टीरियाज विच प्योरली रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। स्ट्रिक्टली एरोब का क्या मतलब? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रहे उसको हम एरोब्स कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रहे तो उसको हम एनेरोब्स कहते हैं। फिर स्ट्रिक्ट एरोब होते हैं ना, जिसको रहने के लिए स्ट्रिक्टली सख्ती से क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच काज द TB, इट इज स्ट्रिक्ट एरोब। ये क्या होते हैं? ये स्ट्रिक्ट एरोब है। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो है ना, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके आप लोग सामने लेके, इट इज अ स्ट्रिक्ट एरोब। ये तब जिंदा रह सकती है जब उसको सख्ती से मतलब ऑल द टाइम क्या मिलती रहे? ऑक्सीजन। सो विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोर ऑक्सीजन देन अदर? इसलिए दिस बैक्टीरिया प्राइमरीली अगेन इफेक्ट द लंग्स। ये भी आप लोग का एक सवाल है, ठीक है। तो
तो दो सवालात आप लोगों के सामने इसके जवाबात आ गए कि वाई दिस बैक्टीरिया प्राइमरीली अफेक्ट लंग। द फर्स्ट रीज़न इज बिकॉज दिस बैक्टीरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट्स रेस्पिरेटरी रूट। और दूसरी बात यह है कि दिस बैक्टीरिया इटसेल्फ इज अ स्ट्रिक्ट एरोब्स, तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज अबंडेंटली सीन इन द लंग्स। इसलिए टीबी के अंदर प्राइमरीली एरिया कौन सी इफेक्ट होती है, लंग्स इफेक्ट होती है। अब नेक्स्ट आते हैं जनाब और टीबी, दिस इज कॉल्ड लेटेंट टीबी एंड एक्टिव टीबी। अब ये देखिए एक्टिव टीबी, ये और दूध जो है ना हमारे पास क्या है, टाइप्स है। दीज आर द टाइप्स ऑफ टीबी डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, मतलब या डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन। लेटेंट टीबी का पेशेंट जो है ना वो दूसरों को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो देखिए दिस इज एसिम्प्टोमेटिक। लेटेंट टीबी क्या होती है, एसिम्प्टोमेटिक इन नेचर एंड द बैक्टीरिया इज हिडन विद इन वेयर, एल्वियोलर मैक्रोफेज। अभी बात की है ना, इसका मतलब ये है कि जो लेटेंट टीबी है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो किसके अंदर हिडन होती है, एल्वियोलर मैक्रोफेज के अंदर। और अगर बैक्टीरिया किसी एल्वियोलर मैक्रोफेज के अंदर रहेगी तो आया वो बैक्टीरिया हम दूसरों को फिर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये है नो ट्रांसमिशन। मतलब लेटेंट टीबी का पेशेंट अगर स्नीज करे या कफ करे तो वो दूसरों को टीबी जो है ना या बैक्टीरिया ट्रांसमिट नहीं कर सकते। द रीज़न इज कि दिस बैक्टीरिया स्टिल प्रेजेंट इन द मैक्रोफेज। और इसमें पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी कि वीक होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग इसमें लेके कि दिस लीड्स टू डिफरेंट symptom because the immune system fail to fight against बैक्टीरिया। ये बात समझ आ गई। कहते हैं कि इसमें जो बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यून सिस्टम है ना वो फाइट करने पे क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। और अब बैक्टीरिया जो है ना मैक्रोफेजेस से बाहर आ चुकी है। अब जब भी बंदा कफ करेगा, स्नीज करेगा तो वो इजीली दूसरों को जो है ना क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ट्रांसमिशन इज हाई। ठीक है, तो कहते हैं कि इन केस में जनाब आप लोगों के साथ क्लोज कांटेक्ट से गुरेज करें। और इन लोगों का है कि आप लोग जब भी कफ करते हैं, स्नीज करते हैं तो आप लोग अपने जो है ना एल्बो को फ्लेक्स करके कफ या स्नीज करें या वेयरिंग द फेस मास्क। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, इधर देखें फॉर एग्जांपल इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस को देखें। दिस इज अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जब स्नीज के दौरान इस तरह फॉर एग्जांपल एट द एंड कहाँ पे मिल जाती है, लंग्स में, ये लंग्स को आ जाती है। फॉर एग्जांपल दिस इज द बैक्टीरिया विच इज कमिंग इनटू द लंग्स and the bacteria is specially Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium TB। अब इस लंग्स के अंदर ये क्या चीज पड़ी है, व्हाट इज दिस, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। इसका मतलब ये है कि एल्वियोलर मैक्रोफेजेस विल फाइट अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया। हमने एक कंसेप्ट पढ़ी थी, ये भी एक क्वेश्चन याद आ गया, ये भी सुन ले। हमने इम्यूनोलॉजी में ये बात की थी कि इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक बी सेल इम्यूनिटी होती है, एक टी सेल इम्यूनिटी होती है। जो बी सेल है ना वो क्या, कौन सी इम्यूनिटी हमें दे सकती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और बी सेल खुद जाकर उस बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट नहीं कर सकती। बी सेल क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज। हमने ये बात की थी कि व्हेन बी सेल बिकम मैच्योर इट इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल। उसको क्या कहते हैं, plasma cell, and plasma cell will produce antibodies and those antibodies will fight against a infectious agent। और जब एंटीबॉडीज के जरिए हम इम्यूनिटी अचीव करें उसको क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। लेकिन बॉडी में अगर कहीं पे एज अ सेल खुद जाकर उस बैक्टीरिया को फाइट करे तो उसको क्या कहेंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ क्वेश्चन ये है कि दिस मैक्रोफेज इज अ सेल और दिस मैक्रोफेज इज एंटीबॉडी सेल। और मैंने ये बात की है कि वेन एवर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कम फॉर दैट टू फाइट
alveolar macrophage is not antibodies. इसका MCQs ये है कि which one of the following immunity is responsible to fight against TB? आंसर is cell mediated immunity. ये भी MCQs आता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ पैथोजेन होती है जो सेल को बाहर से डैमेज करती है, कुछ होती है सेल को अंदर से डैमेज। Those pathogen which try to damage the cell from outside, they are known as extracellular pathogen. और जो अंदर से डैमेज करते हैं उसको क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर पैथोजन। Now Mycobacterium tuberculosis is an intracellular pathogen. ये अगर सेल को डैमेज करना भी चाहेगी तो ये सेल को अंदर से डैमेज करती है, और अंदर से जो भी पैथोजन आकर टिश्यू को डैमेज करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ इम्यूनिटी कौन सी होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये MCQs याद रखें। सो एक्स्ट्रासेल्युलर पैथोजन इज क्लियर अप बाय ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो एंटीबॉडीज का काम है। लेकिन अगर पैथोजन कुछ ऐसा है कि वो सेल को अंदर से डैमेज करने की कोशिश करता है तो वो कौन सी इम्यूनिटी के पे जाकर बाहर निकालेंगे? सेल मीडिएटेड। तो दो वजूहात है, एक तो ये बैक्टीरिया सेल को अंदर से डैमेज करती है, और दूसरी बात इस बैक्टीरिया को क्लियर करने के लिए हम सेल जाकर भेजेंगे, मैक्रोफेजेस भेजेंगे। सो विच इम्यूनिटी वी रिक्वायर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी? आंसर इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये MCQs आता है। क्लियर है कि नहीं? लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन याद रखे कि विच इम्यूनिटी विल बूस्ट अप टू प्रिवेंट टीबी इन अ पेशेंट? आंसर विल बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका मतलब ये है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब लंग्स के अंदर आ जाती है रेस्पिरेटरी रूट के जरिए, तो उसके खिलाफ फाइट करने के लिए कौन आते हैं? एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। अब इधर देखें, एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल्स, और एल्वियोलाई लंग्स का हिस्सा है, लंग्स का मेन पैरेन्काइमल सेल है। तो एल्वियोलाई का काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नथिंग बट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एल्वियोलाई वाहिद सेल है बॉडी के अंदर जिसमें एज कम्पेयर टू अदर सेल हमेशा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा। इसलिए बैक्टीरिया वहाँ पे जाएगी जहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीजन। इसलिए एल्वियोलाई शुड बी डैमेज बाय दिस बैक्टीरिया इफ आवर इम्यून रिस्पांस इज वेरी वीक। अब इधर देखें, ये बैक्टीरिया जब इस मैक्रोफेज का सामना करती है ना, इधर देखें, तो ये इस बैक्टीरिया को अपने अंदर इस तरह ये अपने मेम्ब्रेन में चेंज लाती है, इस मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ क्या करती है? इनवर्ट इनवेजिनेट करती है, और इसके अंदर ये कौन बैठा लेती है? बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया को रेप कर देती है। देखें, इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि व्हेनेवर मैक्रोफेज enroll its membrane around the Mycobacterium tuberculosis, this is known as phagosome. इसको हम क्या कहते हैं? phagosome. Phagosome is nothing, it is the structure which is made by macrophage in which bacteria become enclosed. मतलब ये है कि मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया को कैप्चर करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए अपने अंदर एक चेंज लाता है, और उस चेंज को हम क्या कहते हैं? फेगोसोम कहते हैं। अब मुझे ये बताए कि जो एल्वियोलाई है, मैक्रोफेज इज अ सेल, तो हर एक सेल के अंदर लाइसोसोम होता है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? लाइसोसोम। जिस तरह हर एक सेल में राइबोसोम होता है, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो इस तरह हर एक सेल में क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेलिस। ये क्या है? सेल ऑर्गेनेली है। एंड दिस लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम यह है कि वो किसको ख़त्म कर सके? बैक्टीरिया। तो इसका मतलब कि हाउ मैक्रोफेज विल फाइट अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया, इट विल किल दैट बैक्टीरिया बाय इट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये बैक्टीरिया ये कौन सा चीज़ बन गया है? शाबाश, फेगोसोम। और ये क्या है? लाइसोसोम। इसके अंदर ये क्या है? बैक्टीरिया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये फेगोसोम लाइसोसोम के साथ इस तरह मिलेगा तो इसकी मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाएगी? डिफ्यूज। तो फिर ये एक स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं? फिर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जाकर किसको खत्म कर सकेगा? शाबाश, बैक्टीरिया को खत्म करेगा। क्योंकि देखें, ये जनाब मैक्रोफेज ने वो अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंज लाया था जिसके अंदर बैक्टीरिया आ चुकी है, और ये इस मैक्रोफेज का अपना क्या है? लाइसोसोम। तो इस फेगोसोम का हमने फ्यूजन करना है किसके साथ? लाइसोसोम। और जब ये फ्यूज हो जाएंगे ना तो ये कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? एक। और इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फेगोलाइसोसोम। क्या कहते हैं? फेगोलाइसोसोम। When phagosome combined with lysosome, that is called phagolysosome. लेकिन यहाँ पे एक मसला है,
जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना, उसमें तो फेगोलाइसोसोम बनकर ये बैक्टीरिया क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, इधर देखें, कुछ लोगों में मसला ये होता है कि ये बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये ग्लाइकोलिपिड प्रोड्यूस करती है विच इज नोन एज सल्फाटाइड्स। इसको हम क्या कहते हैं, सल्फाटाइड्स आर द केमिकल्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इधर देखे क्वेश्चन ये है कि जो सल्फाटाइड है ना, सल्फाटाइड ये क्या करता है, ये इस बैक्टीरिया से रिलीज होकर फेगोसोम की लाइसोसोम के साथ कॉम्बिनेशन को रोक देते हैं। इसका मतलब ये है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये कोशिश करती है कि मैं सल्फाटाइड रिलीज करूं और उस सल्फाटाइड की वजह से फेगोसोम किसके साथ कंबाइंड ना हो जाए, लाइसोसोम। और जब तक फेगोसोम लाइसोसोम के साथ कंबाइंड ना हो जाए, कैन दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वर्क, नो। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया किल नहीं होगी। तो सल्फाटाइड अगर ज्यादा हुआ और हमारी इम्यूनिटी कम हो गई तो फिर फेगोलाइसोसोम इनहिबिट हो जाती है। इस तरह MCQs आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इनहिबिटेड इन द, और देख अगर ये फेगोलाइसोसोम बन जाए तो फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से ये मैक्रोफेज बैक्टीरिया को कहेगी कि नहीं, दैट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। किसी भी इन्वेजिव या बाहर आने वाला पार्टिकल को खाना, इसको हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो अगर MCQs में आ जाए विच स्टेप इज प्रिवेंट या इनहिबिटेड इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टू लीड्स टू TB, आंसर इज इनहिबिशन ऑफ फेगोसोम विद लाइसोसोम ड्यू टू द रिलीज ऑफ सल्फाटाइड्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है, तो फिर ये बैक्टीरिया तो एंडोसोम के अंदर ही रह गई ना, एंडोसोम इज अ पार्ट ऑफ मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज ने अभी तक इस बैक्टीरिया को छोड़ा नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया भी खुद जाकर सप्रेस होकर बैठ गई है कि मैंने भी अगर रिप्लिकेट नहीं होना, लेकिन मैंने भी मरना भी नहीं है। तो बैक्टीरिया स्टिल इज देयर बट इट इज इनसाइड द मैक्रोफेज, बट देयर विल बी नो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम। सो इन दिस केस द पेशेंट हैव लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। इस केस में पेशेंट को क्या है, लेटेंट TB है, क्योंकि स्टिल इम्यूनिटी इज वर्किंग ऑन दैट। लेकिन अगर मैक्रोफेज कोशिश करता रहे, एक वक्त आ जाए कि इस मैक्रोफेज से बैक्टीरिया जो है ना स्प्लिट होकर लाइस कर गई और बैक्टीरियल रिप्लिकेशन स्टार्ट हो गई, नाउ बैक्टीरिया बिकम फ्री। बैक्टीरिया क्या हो चुकी है, फ्री। एंड नाउ दिस इज द टाइम that if the person sneeze or cough, it will transmit this bacteria to other. Now this will be the case of active tuberculosis. So active tuberculosis is the result of untreated latent tuberculosis. तो कहते हैं कि अगर हम latent tuberculosis को सही तरीके से फाइट ना करें, उसको ट्रीट ना करें, तो ये TB जाकर फिर क्या बन सकती है, शाबाश, latent tuberculosis हो सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये मैक्रोफेज है। अब इधर देखिए शाबाश, MCQs आने वाला है बहुत कॉमन, दिस इज मैक्रोफेज। इस मैक्रोफेज के अंदर अब ये क्या चीज पड़ी है, दैट इज कॉल्ड TB विच इज कॉल्ड फेगोसोम। मतलब ये कि मैक्रोफेज ने अपने अंदर किस चीज को इन किया है, बैक्टीरिया को, और ये हमारे पास क्या है, लाइसोसोम। नाउ क्वेश्चन ये है, जब हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ये देखती है, वही मैक्रोफेज का काम यह था कि वो बैक्टीरिया को क्लियर कर सके, लेकिन अगर वो सल्फाटाइड रिलीज करे तो फिर फेगोसोम और लाइसोसोम के दरमियान जो वो फ्यूजन थी ना, वो नहीं हो पाएगी। इस तरह है ना, जब ये नहीं हो पाएगी इधर देखें तो क्या होगा, फिर इम्यून सिस्टम और फौज भेजेगा कि नहीं, और वो फौज कौन होता है, केमिकल मीडिएटर्स होती है। कौन सी होती है, केमिकल मीडिएटर, मुख्तलिफ केमिकल मीडिएटर्स। देखिए दीज आर द CM स्टैंड फॉर केमिकल मीडिएटर्स। और ये केमिकल मीडिएटर किसके इर्द गिर्द जमा होते जाएंगे, मैक्रोफेज के इर्द गिर्द के। उसको उससे पूछे कि क्या मसला है, तुम अंदर से बैक्टीरिया को ख़त्म क्यों नहीं कर सकते। बात समझ आ रही कि नहीं। कुछ लोगों में तो मैक्रोफेज बैक्टीरिया को अंदर से ख़त्म करेगी, लेकिन जिन लोगों में इम्यूनिटी वीक हो और उसमें सल्फाटाइड रिलीज क्या हो, ज़्यादा हो, उन लोगों में क्या होगा कि केमिकल मीडिएटर सेंड करेगा इम्यून सिस्टम, जो किसके इर्द गिर्द जमा होती जाएगी, शाबाश, मैक्रोफेज। अब यहाँ पे एक झगड़ा स्टार्ट हुआ है, तो झगड़े में कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, तो यहाँ पे जो है ना कुछ सेल की डैमेज होती जाएगी क्या नहीं झगड़े में। तो हम कहते हैं कि व्हेन मैक्रोफेज कैन नॉट एबल टू क्लियर बैक्टीरिया, इम्यून सिस्टम विल सेंड सम मोर केमिकल मीडिएटर एंड देयर विल बी सम एरियाज ऑफ नेक्रोसिस। यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस। इधर देखिए तो यहाँ पे कुछ सेल की मरेंगे और कुछ सेल क्या होंगे,
शाबाश। हाँ, कुछ सेल क्या होंगे, मजीद आएंगे। तो हम कहते हैं कि ये एक कलेक्शन बन गया का नहीं। तो ये किस चीज़ की कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ व्हाट, बताए, केमिकल मेडिएटर्स और एंड मैक्रोफेज, इस तरह कंटेनिंग व्हाट, बैक्टीरिया। वो मैक्रोफेज जिसके अंदर बैक्टीरिया हो, ठीक है, और इसके अंदर किस चीज़ की अकोमुलेशन बिल्डअप हो, केमिकल मेडिएटर की। इस फॉर्मेशन को हम लंग्स के अंदर क्या कहते हैं, ग्रेनुलोमा। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोमा। ये एक बाल टाइप का शक्ल में हमें नजर आएगा। फिर जब हम लंग एक्सरे करेंगे ना, तो हमें इस तरह बाल जैसे सॉलिड लीजन नजर आएंगे। और इस लीजन का मतलब ये है कि मैक्रोफेज फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया बट मैक्रोफेज कांट। तो फिर एडेड पुलिस आई है वो केमिकल मेडिएटर की शक्ल में, जो इस मैक्रोफेज के इर्द गिर्द क्या हो चुका है, सराउंड हो चुका है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेनुलोमा। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इधर देखे कि इस ग्रेनुलोमा के साथ साथ कुछ सेल की क्या हो रही है, डेथ भी हो रही है। तो नेक्रोसिस होगा ना। तो जब इस एरिया के अंदर हम फिर मजीद देखते हैं, कुछ एरिया पे हमें लिक्विड नजर आती है, कुछ एरिया जो है ना सॉलिड होता है। तो वो नेक्रोसिस जिसमें सॉलिड उसको कहते हैं, और वो जिसमें लिक्विड हो उसको लिक्विफेक्टिव कहते हैं। लेकिन ऐसा नेक्रोसिस जिसमें कोआगुलेटिव कैपेसिटी भी हो और हो लिक्विफेक्टिव भी हो, मतलब कहीं पे हमें थोड़ी सी फ्लूइड नजर आए तो कहीं पे बिल्कुल साफ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, केसियस नेक्रोसिस। कौन सा, केसियस नेक्रोसिस। तो ये भी एमसीक्यूज आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मर्तबा आ चुका है। विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज कॉमनली सीन इन टीबी, आंसर इज केसियस नेक्रोसिस। ये एमसीक्यूज देखे और इसको बिग स्टार लगाए। द नेक्रोसिस, जाम आया है क्वेश्चन के नहीं, which type of necrosis is commonly seen in TB patient, answer is a caseous necrosis। और ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि caseous necrosis की डिटेल क्या है, क्योंकि हमने फिर से जिक्र भी करनी है। लेकिन caseous necrosis is the combined form of coagulative and liquefactive necrosis। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रख लेना है। तो मुझे ये बताए कि टीबी जब आप लोग पढ़ते हैं ना, टीबी, तो एग्जाम में आप लोगों को एमसीक्यूज पेपर में इस तरह मिलता है, टीबी इज अ क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं, अब ये टीबी जो है ना दिनों के लिए होता है या महीनों तक, महीनों। तो एक्यूट है या क्रोनिक है, क्रोनिक कंडीशन है जिसके अंदर क्या बनता है, ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ केमिकल मेडिएटर इन मैक्रोफेज प्लस बैक्टीरिया। इसलिए टीबी को हम कहते हैं क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। लेकिन इसके अंदर जो ग्रेनुलोमा बना है उसके अंदर जो नेक्रोसिस है वो केशियस है कि ना केशियस। इसलिए लोग कहते हैं कि द ग्रेनुलोमा विच इज फॉर्म्ड इन द टीबी पेशेंट इट इज कॉल्ड केशियस ग्रेनुलोमा। इसको क्या कहते हैं, केशियस ग्रेनुलोमा। क्लियर है कि नहीं? अब याद रखें, इस ग्रेनुलोमा को ये एक जगह पे होगा या ये पूरे लंग में होंगे, या मतलब लंग से किसी खास जगह पे होगा। क्या बस ये ग्रेनुलोमा जो कलेक्शन है ये पूरे लंग्स में हमें मिलेगी या खास जगह पे? ये वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी ना लंग्स के अंदर हमें, जहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन क्या हो, ज़्यादा हो। क्योंकि ये बैक्टीरिया के इर्द गिर्द गेम है ना, तो बैक्टीरिया तो वहाँ पे जाएगी जहाँ पे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो। तो जितना हम लंग्स के ऊपर जाएंगे उतना ऑक्सीजन अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा। ये मोस्ट लाइकली अपर लोब में होता है। कहाँ पे होता है, अपर लोब। इधर देखें, अब मेन पॉइंट ये है ना, कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैक्रोफेज है, ये बैक्टीरिया, ये मैक्रोफेज है, उसके अंदर ये केमिकल मेडिएटर, तो ये क्या है, ग्रेनुलोमा। दिस ग्रेनुलोमा इज द प्राइमरी लीजन दैट वी विल सी इन द चेस्ट एक्सरे ऑफ अ टीबी पेशेंट। इसलिए कहते हैं, इधर देखें, तो ये लंग्स का एक स्पेसिफिक एरिया है या पूरा लंग है, स्पेसिफिक एरिया है। एंड दिस स्पेसिफिक एरिया वेयर ग्रेनुलोमा वी कैन सी इन द लंग, इट इज नोन एज गोन फोकस। इसको हम क्या कहते हैं, गोन फोकस। गोन फोकस इज द प्राइमरी लीजन इन द लंग्स ऑफ अ टीबी पेशेंट वेयर ग्रेनुलोमा इज फॉर्म। तो ग्रेनुलोमा जहाँ पे लंग्स के अंदर बनी है, प्राइमरीली लीजन के अंदर, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, गोन फोकस कहते हैं। ये एमसीक्यूज हैं। लेकिन अगर ये ट्रीट ना हो जाए, इधर देखें, इस लंग्स के अंदर, इस लंग्स के इर्द गिर्द लिम्फ नोड पाए जाते हैं। Those lymph nodes are called hilar lymph nodes। इसको हम क्या कहते हैं, हाइलर lymph node।
So the point to be remember is which lymph nodes are present near the lungs known as a hilar lymph node. कहते हैं कि अगर ये ग्रेनुलोमा ट्रीट ना की जाए तो फिर ये लीजन, ये टीबी इन्फेक्शन बैक्टीरिया फिर यहाँ से लीक करके किसको इन्वॉल्व कर सकती है, हाइलर लिम्फ नोड। और हमें कैसे पता चलेगा कि अब जो बैक्टीरिया है वो किस में जा चुकी है, हाइलर लिम्फ नोड? वी विल सी ऑन द एक्सरे। हम किस में देखते हैं, एक्सरे। और ये स्टेप 3 में आप लोगों को पढ़ाऊंगा A to Z इस मल्टीमीडिया पे, हाउ टू रीड द एक्सरे। और हम एक्सरे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। एक्सरे को रीड करने का तरीका ये है ABCD। A स्टैंड फॉर, C फॉर द एयरवे। ट्रेकिया को पहले देखते एयरवे को कि वो शिफ्ट तो नहीं है राइट या लेफ्ट, क्योंकि ट्रेकिया शुड बी इन द सेंटर। देखिए अगर मेरा ये ट्रेकिया है तो ट्रेकिया कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में। अगर ट्रेकिया के अंदर डिविएशन इस तरह राइट पे गई है, इसका मतलब कि मेरे लेफ्ट लंग्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसने किसको शिफ्ट किया है, ट्रेकिया को। तो लंग्स के लेफ्ट साइड पे ज़्यादा फ्लूइड बिल्डअप होने से ट्रेकिया शिफ्ट हो सकती है कि नहीं, इट इज़ लेफ्ट साइड प्लूरल इफ्यूजन। या फॉर एग्जांपल कभी कभार मेरे लेफ्ट साइड पे अगर ऊपर इतना मास है, ट्यूमर है, वो भी ट्रेकिया को क्या कर सकती है, शिफ्ट। तो ट्रेकियल शिफ्ट के कई काज है। तो सबसे पहले जब हम एक्सरे को देखते हैं तो प्राइमरीली वी विल फोकस ऑन द ट्रेकिया पोजीशन कि आइदर इट इज इन द मिड लाइन और नॉट। ए मीन एयरवे, बी मीन बोन्स, हम क्लेविक को देखते हैं और फिर रेप्स को भी देखते हैं, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि एक्सरे के अंदर हम फ्रैक्चर देख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड क्लेविकल। ये कौन सा बोन है, ये क्लेविकल है, ठीक है। और ये क्या है, ये रेप्स है। तो हम पहले देखते हैं कि कोई रेप्स या क्लेविकल का जना फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है। फिर सी का मतलब ये है कि हार्ट और रिब्स के दरमियान कार्डियोफ्रेनिक एंगल कैसा है, हम पढ़ेंगे। और आखिर में डी मीन कि हम नीचे डायफ्राम को देखते हैं। डायफ्राम शुड बी डोम शेप। कभी कभार डायफ्राम बिकम वेरी फ्लैट एंड फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम इज द हॉलमार्क ऑफ एम्फाइजीमा व्हिच इज सीओपीडी। इसलिए कि रिटेंशन ऑफ द गैस की वजह से द लंग्स बिकम व्हाट, barrel shaped chest, and it will push the diaphragm downward to occupy या to assume flattening, ठीक है। now question है ABCD और lymph nodes ही हम देखते हैं। so lymph adenopathy we will see on chest of X-ray। तो हम कहते हैं कि अगर ये प्राइमरी गोन फोकस के साथ साथ कौन भी इन्वॉल्व हो जाए, lymph node, कौन से lymph node, हाइलर lymph node, इसको फिर हम गोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गोन कॉम्प्लेक्स। MCQs ये है, इफ द पेशेंट प्राइमरीली प्रेजेंटेड टू अस इन ए टीबी। और ये पता है ये एचओ हाउस ऑफिसर हम भी अब तक कौन फोकस मालूम नहीं करते, और ये मतलब टीएमओस तक भी लोग नहीं करते। ये जो स्पेशलिटी रेडियोलॉजिस्ट अलग स्पेशलिटी है, रेडियोलॉजी जो एक्सरेज डील करते हैं वो बताते हैं कि ये गोन फोकस है कि क्या है। कहते हैं कि जिसको लीजन नजर आ जाए, प्राइमरी लीजन नजर आ जाए ग्रेनुलोमा की शक्ल में, एक स्पेसिफिक फोकस मीन एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द लंग्स के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, गोन फोकस। और अगर टीबी पेशेंट में गोन फोकस के साथ साथ लंग्स में लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, हाँ, गोन कॉम्प्लेक्स। सो पेशेंट विद टीबी प्रेजेंटेड ऑन अ चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग गोन फोकस विद गोन कॉम्प्लेक्स, इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी टीबी। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी टीबी। किस बंदे को टीबी अब हुई है, लेकिन अगर टीबी ये बंदा ठीक हो जाए लेकिन लीजन तो उसी जगह पे रहा है ना, लेकिन अगर ये बंदा फिर एडल्ट हो जाए, मतलब ये कि 30-35 साल में उसको फिर से टीबी हो जाए, तो फिर याद रखे जहाँ पे गोन फोकस हुई थी ना, तो रीएक्टिवेशन ऑफ द टीबी के दौरान कभी कभार हम ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट देते हैं ना, इसका अपना कोर्स होता है 8 महीने, 6 महीने, 9 महीने, टीबी का अपना कोर्स होता है। कुछ लोग कोर्स करने से पहले टीबी मेडिसिन क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, वो नहीं लेते फिर कि हम ठीक हो गए। तो उन लोगों की वो फोकस वहाँ पे रहती है बैक्टीरियल लोड। जब उन लोगों के कई साल गुजरते हैं ना और ये बैक्टीरिया फिर से रिएक्टिवेट होते हैं, तो वो उस एरिया को इतना सीवियरली डैमेज करते हैं कि वहाँ के अंदर केविटीज बन जाती है। कौन सी बन जाती है, केविटीज। तो MCQs ये है, व्हेन अ टीबी पेशेंट हैव कैविटेशन ऑन एक्सरे, चेस्ट एक्सरे पे जब भी क्या चीज आ जाए, कैविटेशन, that TB will be considered as a secondary TB. तो MCQs ये है, what is the main finding of primary TB on a chest X-ray, gone focus plus gone complex। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल, और अगर एक और पॉइंट याद रखे, कभी कभार इस लिम्फ नोड के इर्द गिर्द डिपोजिशन ऑफ क्या हो जाती है, शाबाश, कैल्शियम।
calcium deposition sometimes seen in the chest X-ray, और calcium look like whitening नजर hyperdense। अगर गोन कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द क्या चीज़ डिपोजिट हो जाए, कैल्शियम, देन इट इज़ नोन एज रेनके कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, रेनके कॉम्प्लेक्स या साइमन कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं। तो देखें, अगर मैक्रोफेज के अंदर बैक्टीरिया हो और इसके इर्द गिर्द मेनी मीडिएटर्स आ जाए, ग्रेनुलोमा बन जाए और वो एक खास लंग्स के खास एरिया पे बन जाए, तो दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लंग्स वेयर प्राइमरी ग्रेनुलोमा इज सीन, दैट इज नोन एज गोन फोकस। But if the bacteria is not cleared up by the lung and it is involved near lymph node, it will lead to Ghon complex। और गोन कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर लिम्फ नोड के कैल्शियम डिपोजिशन आ जाए, it will be known as Rinke complex। ठीक है, so Rinke complex is nothing but it is the deposition of calcium around the lymph node in case of Ghon complex। ठीक है, now question ये है, लेकिन अगर किसी बंदे में cavitation नजर आ जाए, if radiology finding shows that there is some cavitation in the upper part of the lungs along with the symptoms of TB, so that candidate will be the case of secondary tuberculosis। वो किसका कैंडिडेट होगा, secondary tuberculosis। secondary, अब क्वेश्चन ये है कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन लेके कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन वी विल डन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो इन्वेस्टिगेशन में तो सबसे पहले हम स्क्रीन टेस्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड मॉन्टोस टेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, मॉन्टोस टेस्ट। इसको हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं, एंड आई विल डिस्कस दिस टेस्ट इन कम्युनिटी मेडिसिन। ठीक है, मॉन्टोस टेस्ट एंड ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इट इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इट इज अ स्क्रीन टेस्ट। ये क्या है, स्क्रीन हमें ये बता सकता है कि द पेशेंट हैव मोस्ट लाइकली दिस कंडीशन, लेकिन ये नहीं बता सकता कि द पेशेंट मस्ट हैव दिस कंडीशन। और स्क्रीन टेस्ट कभी कभार ये भी बता देता है कि दिस पेशेंट इज प्रीवियसली डायग्नोज फॉर दैट कंडीशन या दिस पेशेंट इज प्रीवियसली एक्सपोज फॉर दैट कंडीशन। ये हमें पेशेंट की एक्सपोजर बता सकता है, पॉसिबिलिटी बता सकता है, लेकिन ये हमें पेशेंट की डायरेक्ट कंप्लीट डायग्नोज नहीं बता सकता। फिर क्या करते हैं, स्प्यूटम एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं, स्प्यूटम एनालिसिस के अंदर हम बैक्टीरिया को देखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दिस बैक्टीरिया इज नॉट स्टेनेबल ऑन ग्राम स्टेन। याद रखें, मैंने बताया था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हम नॉर्मली ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं करते, इसके लिए एक स्पेशल स्टेन मैंने बताया था महबूब एनीवन कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस शुड बी स्टेन ऑन विच, दैट इज ज़ेल-नेल्सन स्टेन। उसको हम क्या कहते थे, आप लोग माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स पर इस क्लास के ब्रेक में देखें कि हमने लिखा था कि सम बैक्टीरिया विच आर नॉट स्टेन बाय व्हाट, ग्राम स्टेन। उसका एक नमूने का अगर याद है कि दीज लिटिल माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल दैट आर नॉट स्टेन बाय ग्राम बट दे आर एवरीवेयर। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आप लोग जल्दी अगर है तो माइकोबैक्टीरियम और स्टेनिंग वाला टॉपिक निकाले ताकि आप लोग के जहन में छप जाए, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन टू आस्क इन द एग्जाम कि वो बैक्टीरिया जो स्टेन नहीं कर सकते उसका टॉपिक किधर है। आप लोग जल्दी निकाले कि सम बैक्टीरिया स्टेन ऑन ग्राम। हाँ जी, those bacteria which is not stained by gram, उसमें से एक था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सामने अगर आप लिखे देखे तो क्या लिखा है, ज़ेल-नेल्सन स्टेन लिखा है क्या नहीं। ज़ेल-नेल्सन स्टेन इज द स्टेन विच इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग द विच बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसको इसलिए स्टेन नहीं किया जाता क्योंकि इसके आउटर मोस्ट लिपिड में क्या होता है, लिपिड कंटेंट इज माइकोलिक एसिड। बस छोड़े, अभी आप लोग को मिलते नहीं अपना टॉपिक। नेक्स्ट देखे चेस्ट एक्सरे। हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में, चेस्ट एक्सरे। तो मॉन्टो टेस्ट इज अ स्क्रीन टेस्ट, स्प्यूटम एनालिसिस कर सकते हैं और चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। तो चेस्ट एक्सरे इज आल्सो विल बी द इन्वेस्टिगेशन which is done to rule out tuberculosis and it is very important। तो इसके ऊपर हमें गोन कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, इसके ऊपर हमें गोन फोकस मिल सकता है, इसके ऊपर इवन सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के अंदर हमें क्या मिल सकता है, कैविटेशन मिल सकती है। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स याद रखें। चेस्ट एक्सरे,
चेस्ट एक्सरे विल गिव अस द कंप्लीट डायग्नोसिस, ठीक है। सो देखें चार चीज़ें, पेशेंट हैविंग द हिस्ट्री ऑफ कफ, नाइट स्वेट, वेट लॉस, palpable lymph node which is painless with a history of congested family, think about tuberculosis। ये किसका पेशेंट है? टीबी। ड्रग्स इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा आप लोग को, ड्रग्स मैंने पढ़ाए हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर, और अगर आप लोग चाहे कि इस पर थोड़ा सा 20-25 मिनट फिर फार्माकोलॉजी के अंदर बात करें फिर कर लेंगे, लेकिन एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर ड्रग्स है, ठीक है। दैट इज ATT, एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी। इसमें आइसोनियाजिड है, रेफाम्पिसिन है, एथाम्ब्यूटोल है, पायराजिनामाइड है और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 5 ड्रग है भाई, और इसके अंदर 4 MCQ जरूर आते हैं। जिस तरह विच ड्रग ऑफ द टीबी कैन काज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आइसोनियाजिड। विच ड्रग कैन काज विटामिन 6 डेफिशिएंसी, आइसोनियाजिड। विच ड्रग कैन काज रेड ऑरेंज यूरिनेशन, रेफाम्पिसिन। विच ड्रग इज आई टॉक्सिक, एथाम्ब्यूटोल। विच ड्रग कैन इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, कैन काज गाउट, पायराजिनामाइड। ये देखे। अब आप लोग को एक और बात बताता हूँ, सबको जो ऑनलाइन भी सुनते हैं और आप लोग को भी, हमने तो इंशाल्लाह क्लासेस अभी 4 दिन और मजीद लेनी है, मतलब थर्सडे तक। फिर जो है ना, जो फ्राइडे से हम ऑफ करेंगे ना ईद के लिए, हमने ये अब बात की है ना, कल हमारी मीटिंग है कि ईद के दिनों में जब आप लोग जाओगे ना, मतलब 6-7 छुट्टियों पे, ठीक है, हम चाहेंगे कि उसमें आप लोगों को भी ऑनलाइन क्लास हम दे सके। ये नहीं कि रोज़ के हिसाब से नया लेक्चर होगा, नया नहीं होगा। जैसा कि अभी टीबी आप लोगों ने पढ़े, लेकिन आप लोगों को ATT ड्रग का पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाए हैं। तो अगर आप लोग ऐसे लेक्चर जहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि हमें सर ओपन कर दे, मतलब पूरा सिस्टम नहीं, एटलीस्ट हर एक को जो है ना 3 से लेके 5 लेक्चर की अवेलेबिलिटी मिलेगी, तो आप लोग की वो लेक्चर हम रिकवर करेंगे जो आप लोगों से मिस हुए हैं या जो आप लोगों को करने हैं और आप लोग अब तक ना कर सके, और वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप लोग हर एक बंदा लिस्ट पे मुझे लिख दे दे ताकि आप लोग को वो रीओपन कर जाए फिर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रख ले। अभी शाबाश ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट क्लास ले लेंगे। You are currently the only person in this conference.